हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के हमारे लेक्चर में हम मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में डिटेल में बातें करेंगे और आगे भी एमपी से रिलेटेड सारे टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। तो पहली बार यदि आप इस चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से। तो एमपीपीएससी यह केंद्र के संघ लोक सेवा आयोग की तरह ही एक संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना भारतीय संविधान के आर्टिकल 315 के प्रावधानों के अनुरूप राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 के क्लॉज 3 के अंतर्गत केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना से 27 अक्टूबर 1956 को की गई थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष आईपीएस अधिकारी श्री डीवी रेगे थे। चलिए तो देखते हैं कि राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित संविधान में कौन कौन से प्रावधान हैं। आर्टिकल 315 कहता है कि संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा। आर्टिकल 316 में सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल का प्रावधान है। आर्टिकल 317 लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी और निलंबन की बात करता है। आर्टिकल 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के नियमों को बनाने की शक्ति की बात करता है। आगे आर्टिकल 319 सदस्य की सदस्यता समाप्त होने पर उसके किसी अन्य पद पर न रहने की बात करता है। आर्टिकल 320 आयोग के कार्यों का उल्लेख करता है, तो वहीं आर्टिकल 321 कार्यों को विस्तारित करने की शक्ति बताता है। आर्टिकल 322 में आयोग के वित्तीय लेन देन की चर्चा है, तो वहीं आर्टिकल 323 में आयोग के प्रतिवेदन रिपोर्ट के बारे में बताया गया है। अतः स्पष्ट है कि संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 तक राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। अब एमपीपीएससी की यदि संरचना की बात करें तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष तथा अन्य सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या का वर्णन नहीं किया गया है। सदस्यों की संख्या के संबंध में निर्णय राज्यपाल के विवेक पर छोड़ा गया है। साथ ही साथ सदस्यों की वांछित योग्यता का भी उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन यह अनिवार्य है कि आयोग के आधे सदस्य भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 साल के कार्य करने के अनुभव वाले व्यक्ति होंगे। अब अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण करने का अधिकार संविधान में राज्य के राज्यपाल को ही सौंपा गया है। अब यदि इनके कार्यकाल की बात करें तो अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का या फिर 62 वर्ष तक का होता है। अब आयोग के सदस्य और अध्यक्ष कभी भी राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। अब यदि 2 कंडीशन आ जाए कि अध्यक्ष का पद रिक्त हो या फिर अध्यक्ष अनुपस्थित हो अथवा किसी कारणवश अपने कार्यों का निर्वहन न कर सके, तो इन 2 कंडीशन में राज्यपाल के पास शक्ति होती है कि किसी सदस्य को वह कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। अब इन अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया की यदि बात करें तो अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति उन्हीं रीति या तरीके से हटा सकता है जो संविधान के संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को हटाने के संबंध में वर्णित है। मतलब इन्हें भी राष्ट्रपति कदाचार के प्रकरण के चलते सुप्रीम कोर्ट की जांच के आधार पर हटा सकता है। लेकिन जब इन पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा हो तब राज्यपाल इन्हें जांच के समय निलंबित जरूर कर सकता है। अब आगे आयोग के अधिकारों की यदि बात करें तो आर्टिकल 320 और 321 राज्य लोक सेवा आयोग को निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से कार्य करने की शक्ति देता है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को केवल राष्ट्रपति द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है, इसीलिए वे भयमुक्त होकर और स्वतंत्रता से कार्य कर सकते हैं। आयोग के खर्च राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। अब राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो है ना, वे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में तो कार्य कर सकते हैं, लेकिन अपने कार्यकाल के बाद वे केंद्र या राज्य सरकार के अधीन कार्यालय में सेवा या नौकरी नहीं कर सकते। आगे आर्टिकल 319 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को उसी आयोग में दोबारा नियुक्ति दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं दी जाएगी। आयोग के कार्य देखें तो आयोग कार्मिक प्रबंधन से
सिविल सेवाओं की भर्ती पद्धति के संबंध में परामर्श देता है। नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के मामले में आयोग परामर्श भी देता है। इसके अलावा आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपता है, जिसे राज्यपाल विधानसभा के पटल पर रखते हैं। इसमें राज्यपाल के द्वारा किए गए कार्यों, अस्वीकृत मामलों तथा उनके कारणों का विस्तार पूर्वक वर्णन होता है। चलिए अब राज्य लोक सेवा आयोग की कुछ सीमाओं की बात करें तो संविधान में आयोग की कुछ शक्तियां सीमित भी हैं। आयोग पिछड़ी जातियों की नियुक्ति, प्रतिनियुक्ति या पदों के आरक्षण संबंध में नियम शर्त नहीं तैयार कर सकता। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की सेवाओं, पदों पर नियुक्ति और अन्य संवैधानिक स्थिति को लेकर अंतिम निर्णय का अधिकार भी नहीं होता आयोग के पास। अब ये सारी बातें थी राज्य लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में। आज के अगले टॉपिक में बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। तो यह भी एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के आर्टिकल 243 के में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात कही गई है। 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना जारी की गई। इसके तहत 15 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। इसी दिन NB लोहानी ने प्रथम राज्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में पदभार संभाला और इसकी संरचना में यह केवल एक सदस्यीय है, मतलब एक सदस्य ही होता है इसमें। अतः इसका प्रमुख राज्य निर्वाचन आयुक्त होता है। यह सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा का वरिष्ठतम अधिकारी होता है। इसके सहयोग के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी आयोग के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। आर्टिकल 243 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 66 वर्ष की आयु तक होता है। इन्हें उनके पद से उसी रीति या विधि से हटाया जा सकता है जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में नियुक्ति के पश्चात उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त के अनुरोध पर राज्य के राज्यपाल उसके कर्तव्य के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराते हैं। चलिए अब आयोग के कार्यों की यदि बात करें तो इसका मुख्य कार्य नगरीय निकायों एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव का संचालन, अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करना होता है। आयोग मतदाता सूची तैयार करने का भी कार्य करता है, जिसमें नाम जोड़ना, हटाना और उसका प्रकाशन करना शामिल है। हर साल 1 जनवरी को आयोग मतदाता सूची अपडेट करता है। यह राज्य निर्वाचन आयोग राज्य के नीति निदेशक तत्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। राज्य निर्वाचन आयोग के स्थानीय निर्वाचन के कार्य संचालन की महत्ता और गरिमा भारत निर्वाचन आयोग के समतुल्य ही होती है। अब इसमें एक फैक्ट याद रखिएगा कि देश में नगरीय निकाय और पंचायती स्तर के चुनाव कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश ही है। अब राज्य निर्वाचन आयोग का एक मोबाइल ऐप भी है। इसका नाम चुनाव ऐप है। इसके माध्यम से मतदाता केंद्र, मतदाताओं, अभ्यर्थियों और निर्वाचन परिणामों से संबंधित जानकारी प्राप्त की जाती है और ई मतदाता पर्ची को भी डाउनलोड किया जा सकता है। आयोग के अन्य कार्यों में आते हैं मतदाता की जागरूकता के विज्ञापनों का प्रकाशन और प्रसारण करना, स्थानीय महत्वपूर्ण सामाजिक व्यक्तियों से मतदाता जागरूकता की अपील कराना, सोशल मीडिया पर जिलेवार आम नागरिकों से सुझाव और अभिमत के लिए सुविधा प्रदान करना, साथ ही स्थानीय निर्वाचन की गतिविधियों की सतत जानकारी देने के लिए पृथक प्रकोष्ठ की स्थापना और नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी करना। अब मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायों के निर्वाचन के संबंध में इन 3 अधिनियमों को केंद्र में रखकर काम करता है। पहला है मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964, दूसरा है मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 और तीसरा है मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम 1994। इन अधिनियम के वर्ष याद रखिएगा कि किस वर्ष ये पारित हुए थे। अब मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के कुछ फैक्ट इस प्रकार हैं कि पहले निर्वाचन आयुक्त थे श्री NB लोहानी। आयोग का मुख्यालय निर्वाचन भवन
58 अरेरा हिल्स भोपाल में स्थित है। निर्वाचन भवन का शिलान्यास तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने 12 जनवरी 1995 में किया था और निर्वाचन भवन का उद्घाटन 1 नवंबर 1997 में तत्कालीन राज्यपाल मोहम्मद शरीफ कुरैशी के द्वारा किया गया था। तो ये सारी बातें थी राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। चलिए अब अगले टॉपिक में बात करते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के माध्यम से केंद्र सरकार की संस्थाओं में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में हुई थी। इसके बाद 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा सीवीसी को सांविधिक दर्जा प्रदान कर दिया गया। अब यह जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है यह बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होते हैं और यह 2 से अधिक सतर्कता आयुक्तों से मिलकर बना होता है। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, अन्य सदस्य गृह मंत्री और लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं। अब सीवीसी के सदस्यों का कार्यकाल 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। अब सीवीसी के कार्यों की यदि बात करें तो यह आयोग केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए ऐसे कोई भी संदर्भ की जांच करता है या उस पर अन्वेषण कराता है जिसमें किसी लोक सेवक पर भ्रष्टाचार रोकथाम के तहत अपराध की बात की गई होती है। आगे भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम 1988 के अंतर्गत किए गए अपराधों की जांच में संलग्न विशेष दिल्ली पुलिस बल या सीबीआई की कार्यप्रणाली का अधीक्षण भी करता है। आगे भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम 1988 के तहत अभियोजन चलाने के लिए संबंधित प्राधिकरण को दिए गए लंबित आवेदनों की प्रगति की समीक्षा भी करता है। आगे सीवीसी केंद्र सरकार के मंत्रालयों और इसके प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन का अधीक्षण भी करता है। ग्रुप ए, बी, सी और डी के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के संबंध में लोकपाल द्वारा संदर्भित शिकायतों की आरंभिक जांच करता है। साथ ही साथ केंद्र सरकार को केंद्रीय सेवाओं तथा अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों से संबंधित सतर्कता और अनुशासनात्मक मामलों को नियंत्रित करने संबंधी नियमों और विनियमों के निर्माण के समय सीवीसी से परामर्श करने की आवश्यकता होती है। चलिए अब देखते हैं कि सीवीसी से संबंधित कुछ चुनौतियां किस प्रकार हैं। तो मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति पारदर्शी और स्पष्ट नहीं है क्योंकि जो 3 सदस्यों वाली चयन समिति है उसमें सदस्यों में सर्वसम्मति की कोई सांविधिक बाध्यता नहीं है। सीवीसी एक सलाहकारी निकाय है, मतलब भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय सरकारी विभाग सीवीसी की सलाह को स्वीकार और अस्वीकार करने में स्वतंत्र हैं। अब शिकायतों के अनुरूप सीवीसी के पास पर्याप्त संसाधन भी नहीं होते। इसके अलावा शिकायत की जांच के समय यह उपयुक्त एजेंसी से जांच रिपोर्ट की मांग करता है, लेकिन अधिकांश मामलों में रिपोर्ट तैयार करने और आयोग को प्रस्तुत करने में बहुत विलंब कर दिया जाता है। आगे सीवीसी को सीबीआई पर पर्यवेक्षी शक्तियां प्राप्त हैं, फिर भी सीबीआई से किसी भी फाइल की मांग करने या सीबीआई को किसी विशेष मामले की जांच करने के लिए निर्देशित करने की शक्ति इसे प्राप्त नहीं है। और कभी कभी इनके अधिकारियों में भी समझौते की प्रवृत्ति देखने मिलती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स या चुनौतियां हैं आयोग के सामने। चलिए अब देखते हैं कि आयोग के कार्य क्षेत्रों का विस्तार किस तक होता है। तो संघ सरकार के मामले में संबंधित अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी, केंद्र सरकार के ग्रुप ए के अधिकारी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्केल 5 के ऊपर के अधिकारी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड और सिडबी के ग्रेड डी और इससे ऊपर के अधिकारी। इसके अलावा सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य कार्यकारी अधिकारी तथा अनुसूची ए तथा अनुसूची बी में उल्लिखित E8 स्तर के या इससे ऊपर के अधिकारी और साथ ही E7 स्तर के तथा इससे ऊपर के अधिकारी भी केंद्रीय सतर्कता आयोग की निगरानी के अंतर्गत आते हैं। और इन सभी के साथ साथ साधारण बीमा कंपनी के प्रबंधक और उससे ऊपर के अधिकारी, जीवन बीमा निगम के अपर विभागीय प्रबंधक और इससे ऊपर के अधिकारी तथा केंद्र सरकार के महंगाई भत्ता पैटर्न के अनुसार 8,700 रुपये या अधिक वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी
तो ये सभी कर्मचारी या अधिकारी केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्य क्षेत्र में आ जाते हैं। तो ये सारी बातें थी केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में। तो आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो बात करेंगे मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ अन्य फैक्ट्स के बारे में। आई थिंक लेक्चर पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी करना है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।